हेलो एस्पिरेंट्स, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट में टॉपिक रहे हैं अप्रैल की मंथली मैगजीन में विजन की उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो लेक्चर है आपका यूपीएससी का जो 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है, साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें इसमें हम लोग ये जो टॉपिक है ये इसका रिलेवेंस क्या है। ये हमारे जीएस पेपर का वन है जो प्रीलिम्स का, उसमें आता है, पूछा जाता है एनवायरनमेंट का सेक्शन, और जो मेंस का सेक्शन है जनरल पेपर स्टडीज 3 का, उसमें ये पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड टॉपिक, प्रोजेक्ट एलिफेंट से, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्राउंड वाटर और न्यूज जो शॉर्ट कुछ वो न्यूज जो थी उनको देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसके जो 50 साल पूरे हो गए इसके प्रोजेक्ट टाइगर लाए गए, और एलिफेंट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसको भी लाए 30 साल के आसपास हो रहे हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सबको कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखते हैं। कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जैसे ये कब लाया गया था, 1973 में। तो 2023 में क्या हुआ, इसके 50 साल पूरे हो गए। और ये जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका इसको कौन चलाता है, ये एनटीसीए द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर का। और जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है एनटीसीए। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। और जो एनटीसीए का गठन कैसे किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन किया गया। कब, 2005 में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, कुछ चीज़ें इसमें भी ये भी ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, बाघों की आबादी जो कम हो रही थी उसको, आबादी को समन्वित करना और बढ़ाना। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो कंजर्वेशन है वो किस तरह का कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन है। आपको पता होगा कंजर्वेशन दो तरह के होते हैं वन्य जीवों के लिए, इन सीटू और एक्सीटू। जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो कंजर्वेशन किया गया वो इन सीटू है, मतलब उन्हीं के प्राकृतिक स्थानों पर उनका संरक्षण करना है, इसका मतलब ये होगा। और एक्स सीटू क्या होता है, अलग जगह पे ले जाके उनका संरक्षण करना। जैसे एक्स सीटू के अंतर्गत एग्जांपल ले लीजिए, उसमें आता है जू आता है, हमारा चिड़ियाघर आता है, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन आता है, और कई सारी चीज, जीन बैंक आता है, सीड बैंक आते हैं, सब एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं। और इन सीटू के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, नेशनल पार्क आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। ये सब चीज़ें किससे, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये स्टार्ट कब किया गया था, 1973 में तो स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं, ये की पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या किया, मैसूर कर्नाटक में जो पड़ता है मैसूर, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव का कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया। ये ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे देखने में बड़ा आसान लगता है कि यहाँ प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन जब पेपर में आता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कंफ्यूज कर देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कब, कहाँ पे किया, कर्नाटक के मैसूर में किया, और 50 साल पूरे होने प्रोजेक्ट टाइगर के उसके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं इससे कुछ। इसमें क्या दिया हुआ है, जब ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तो इस कार्यक्रम में एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया भारत ने। किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी भारत ने शुभारंभ किया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही शुभारंभ के साथ उद्घाटन के जो उद्घाटन हुआ है 50 साल पूरे होने का प्रोजेक्ट टाइगर में, उसमें एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया। साथ ही कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं। भारत सरकार ने कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से दस्तावेज जारी किए हैं। एक दस्तावेज है ये, क्या है, बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल विजन। एक ये दस्तावेज जारी किया, बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल विजन। दूसरा क्या जारी किया, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। ये यहाँ पे ये एमएमई लिख दिया गया है, इसको एमई कर लीजिएगा। ये एमई फुल फॉर्म है, एमई गलती से हो गया यहाँ पे। तो टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट भी जारी की। साथ ही अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की भी सारांश रिपोर्ट जारी की। तो ये जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया उसमें क्या क्या दिया किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। साथ ही जो दस्तावेज जारी किए उसमें बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल विजन का दस्तावेज है, और टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की रिपोर्ट जारी की गई है, और अखिल भारतीय और इंडिया टाइगर एस्टिमेटेड की 5वें चक्र की रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं आगे क्या है। एमई, जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है, एमई जिसको कहते हैं, संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन संबंधी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाला एक वैश्विक फ्रेमवर्क है। यह मूल्यांकन की 6 श्रेणियों को आधार बनाकर करता है। ये जो मूल्यांकन करता है एमई, वो 6 श्रेणियों को आधार बनाकर करता है। कौन कौन सी 6 श्रेणियाँ हैं, संदर्भ, नियोजन, आउटपुट, इनपुट, प्रक्रिया और परिणाम के आधार पर किया जाता है। ठीक है। ये जो टाइगर का एस्टिमेट करता है प्रभावशीलता का, वो 6 आधारों पर करता है। उसमें संदर्भ है पहला आधार, दूसरा नियोजन है, फिर आउटपुट है, इनपुट है, प्रक्रिया है, और परिणाम के आधार पर करता है। तो देख लेते हैं जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया उसमें, उसके बारे में। इसमें क्या है, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी जो उत्पत्ति हुई, भारत ने 2019 में शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में प्रस्तावित किया था। इसको जो प्रस्तावित 2019 में कर दिया था भारत सरकार ने, किस लिए किया था, जो शिकार होता है और अवैध वन्यजीव व्यापार होता है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में इसको प्रस्तावित किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो 7 बड़े देश हैं, जो 7 बड़े बिग कैट हैं, कौन कौन से 7 बिग कैट आते हैं इसमें, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। कौन कौन से 7 बड़े बिग कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसका उपयुक्त, इसका लक्ष्य जो है, उपयुक्त जो 7 प्रजातियां हैं उनके पर्यावास वाले 97 देशों को परस्पर सहयोग के लिए एक मंच पर एकजुट करना। क्या इसका लक्ष्य है, जो 97 देश हैं
इनके बाघ पर्यावास वाले 7 प्रजातियों के उनको एक मंच पर एकजुट करना। साथ ही इसका समय सीमा क्या दी गई है, या 800 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी के धनराशि के साथ 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा। इसमें 800 करोड़ रुपए की धनराशि अलॉट की गई, जिसके साथ क्या करेगा, 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन प्राप्त करेगा। तो देखते हैं आगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे मैंने भी ऊपर बता दिया, केंद्र प्रायोजित योजना 1973 में शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। ठीक है। और इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के क्या है, अलग अलग राज्यों के 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया इसको। शुरुआत में क्या था, इसको अलग अलग 9 टाइगर रिजर्व में शुरुआत किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। और प्रोजेक्ट टाइगर इन सीटू कंजर्वेशन ये भी मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर का वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की सार्थक आबादी को बनाए रखना, जैसा कि मैंने भी ऊपर बता दिया था। कार्यान्वयन एजेंसी मैंने बता दिया एनटीसीए है। और ये वैधानिक निकाय है। एनटीसीए एक वैधानिक निकाय, ना कि संवैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब आप समझते होंगे किसी विधि द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसका गठन किया गया, इसीलिए एक वैधानिक निकाय है ये। बाकी देख लेते थोड़ा और आगे। इसमें ये पढ़ लीजिएगा, एम है क्या, एम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रूपरेखा 2022 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। चलिए, एम टाइगर रिजर्व असेसमेंट 2018 जो है, उसमें क्या बताया गया था, क्या एम टाइगर रिजर्व असेसमेंट 2018 का जो चौथा संस्करण आया था, उसमें क्या बताया गया था, एम का स्कोर 70% था एवरेज स्कोर। जो 5वीं रिपोर्ट आई उसमें बढ़कर कितना हो गया एवरेज रिपोर्ट, 77.92%, 8% की इसमें वृद्धि देखी गई है। और इसमें कितने टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया, 51 टाइगर रिजर्व में से मूल्यांकन किया गया, जिसमें पेरियार जो है सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे। इसमें इनका परसेंटेज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। 51 टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया एम टाइगर रिजर्व के असेसमेंट रिपोर्ट में, जिसमें क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व नंबर 1 पे है। बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिएगा कि कोई भी टाइगर रिजर्व पुअर कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, भारत का। तो बढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधान कुछ जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए, वो कौन से अनुच्छेदों में दिए गए, ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने अलग से लिख दिया इसमें, जैसे आर्टिकल 51(1)(g) है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, मौलिक कर्तव्य का। और साथ ही जो डीपीएसपी का 48 है, ये भी आपको पता होगा, वो भी वन्यजीव संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने पॉइंट अलग से ऐड कर दिया। केंद्र प्रायोजित योजना है, तो ये आपको पता होगा कि इसमें जो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए दोनों में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू की गई अलग अलग गतिविधियाँ। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके तहत कौन सी गतिविधियाँ अलग अलग शुरू की गई, उनको देख लेते हैं। नए टाइगर रिजर्व की स्थापना और विकास शुरुआत किया गया इसके तहत। वर्तमान में क्या, भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.3% हिस्से पर फैले हुए हैं। क्या ध्यान रखना है इसमें, वर्तमान में कितने 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनका जो क्षेत्रफल है भारत के 2.3% क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये देख लेते हैं। सेकंड, टाइगर रिजर्व के लिए कोर बफर रणनीति। ये आपको पता होगा कि टाइगर रिजर्व में कोर जोन होता है, बफर जोन होता है। तो ये रणनीति स्टार्ट की गई। बाकी एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में किसी प्रकार के नए निर्माण पर रोक लगा रखी है। जब एनटीसीए ने इस प्रकार के निर्माण की रोक लगाई, तो इसी के तहत क्या हुआ, टाइगरों की संख्या में भी वृद्धि चालू हो गई, वरना मानव और पशु संघर्ष चलता रहता है इससे। आगे देखते हैं। एनटीसीए ने बाघों के आकलन के लिए क्या किया, एक तैयार किया मॉडल, क्या कहते हैं उसको, एम स्ट्रिप्स, मॉनिटरिंग फॉर सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। क्या फुल फॉर्म है इसका, एम स्ट्रिप्स का, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्रिप्स। एप्लीकेशन का उपयोग करता है किसके जो एनटीसीए बाघों के आकलन के लिए एम स्ट्रिप जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग करता है। ये एप्लीकेशन कौन से सिद्धांत पर काम करती है, जीपीएस का उपयोग करके इसमें बाघों के फोटो ली जाती है, जिनको फिर जियो टैगिंग की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले कभी एम स्ट्रिप किससे संबंधित है, तो आप ये बता दीजिएगा बाघों के आकलन से संबंधित है, जिसको एनटीसीए यूज़ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व की निष्पक्ष निगरानी और मूल्यांकन प्रबंधन के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार किया, जैसे हमने भी ऊपर देख लिया इसको। कई टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को रोकने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी तैनात की गई। कौन सी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए तैयार की गई, अवैध शिकार को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी तकनीकी प्रगति, ई बर्ड चालू की गई। ई बर्ड परियोजना क्या है, इसके तहत क्या होता है, ई बर्ड परियोजना के तहत क्या होता है, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए यूएवी एक ड्रोन होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो देख लेते हैं बाघों की आबादी में वृद्धि पर नजर। एक अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। इसमें क्या है, 2006 में जो थी बाघों की कितनी आबादी थी, 1411 थी। फिर 2010 में 1706 हो गई। फिर 14 में 2226 हो गई, और 2018 में 2967 हो गई। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग का टारगेट था भारत सरकार का कि 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करेंगे। तो इस लक्ष्य को हम लोग ने 22 से पहले ही, 4 साल पहले 2018 में ये लक्ष्य हम लोग ने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान 2022 में कितनी संख्या है बाघों की, तो यह है 3167, 3167 संख्या है बाघों की वर्तमान समय में। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी और कुछ ना ध्यान रखिएगा इसमें। एक ये लाइन पढ़ लीजिएगा कि पश्चिमी घाट में नीलगिरी क्लस्टर में दुनिया की सर्वाधिक बाघ आबादी पाई जाती है। कहाँ पे, पश्चिमी घाट के नीलगिरी क्लस्टर में दुनिया की सर्वाधिक बाघ आबादी पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एनटीसीए के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका, न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और साथ ही इसकी 2000
5 में इसकी स्थापना हुई, और जो 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको क्या किया गया, संवैधानिक निकाय के रूप दर्जा दे दिया गया। मंत्रालय मैंने जैसे आपको ऊपर बता ही दिया, ये MOFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक प्राधिकार या मान्यता प्रदान करना है, तो बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और जो आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है बाघों की आबादी में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। संरक्षण के प्रयास किए गए अच्छे खासे, इसलिए बाघों का आबादी में वृद्धि हुई है प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। साथ ही अवैध शिकार पर नियंत्रण किया गया भारत सरकार द्वारा। वन्यजीव मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आई है, ठीक है। इस क्या किस लिए कि गांवों के कोर क्षेत्रों के बाहर पुनः बसाने के कारण बाघों के लिए अधिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध हुए हैं। साथ ही क्या हुआ है देख लेते हैं, पर्यावास का कुछ पुनरुद्धार भी किया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है मैं जहाँ कभी एक भी बाघ जो था नहीं बचा था, उसमें बाघों का पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें फिर से बाघों को फिर से बसाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। बाघों के संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, उनको देख लेते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम 1993 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इस फोरम की स्थापना विशेष रूप से किस लिए की गई थी, बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले देशों में वन्य बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक आया था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में, तो इसके तहत क्या किया गया था, यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र का एक वैश्विक गठबंधन है। ये जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये क्या है, गवर्नमेंट है और जो NGO है और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सबको एक साथ एक मंच पे लाना इसका उद्देश्य था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र देख लेते हैं, जो 2010 में आई थी। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो है 2010 में, इसके तहत क्या था, 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य था। इसने भारत ने इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया 2018 में ही, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ संरक्षण के लिए क्या किया, हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। और एक फ्रेमवर्क और है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जिसको कैट्स भी कहते हैं। क्या, कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स भी कहते हैं। फ्रेमवर्क 2013 में आया था। यह किस लिए आया था, यह इसलिए आया था कि इससे यह पता लगाने के लिए अपनाया गया कि क्या संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन नीतियों में बाघों का सफल संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये किस लिए लाया गया था कि बाघों का संरक्षण सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड को लाया गया था। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग या समझौता ज्ञापन भी किए गए कई देशों के बीच में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं बाघ के बारे में कुछ। भारतीय बाघ जो है या रॉयल बंगाल टाइगर भी जिसको कहते हैं, उसका पहली बात तो वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय बाघ जिसका रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। और ये कौन सी श्रेणी में आता है, जो भारतीय बाघ की स्थिति है वो IUCN की कौन सी श्रेणी में है, एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साइट्स की अपेंडिक्स 1 या परिशिष्ट 1 में आता है ये। तो भारतीय बाघ जो है कौन सी श्रेणी में, IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, साथ ही साइट्स की परिशिष्ट 1 में आता है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके तहत ये अनुसूची 1 और 4 में आता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उसके तहत कौन सी, अनुसूची 1 और 4 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं बाघ के बारे में, भारतीय बाघ के बारे में। यह भारत की एक प्रमुख फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसे भारत की राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ये आपको पता होगा। बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। साथ ही इनकी कुछ आबादी बांग्लादेश, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाघों की आबादी केवल भारत में पाई जाती है, तो नहीं, ये साथ ही ये बांग्लादेश में भी, नेपाल में, भूटान, चीन, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। बाघों की जो 75% आबादी है, ये लाइन ध्यान में रखिएगा, वैश्विक आबादी जो 75% भारत में पाई जाती है। जो कुल वैश्विक आबादी है बाघों की विश्व की, उसका 75% जो है 75% केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही भारत में बाघों की आबादी का वितरण जो है, इनके प्राकृतिक पर्यावास में हिमालयी क्षेत्र, मैंग्रोव दलदल, लंबी घास वाले मैदान, शुष्क एवं आर्द्र पर्णपाती वन के साथ साथ सदाबहार और 16 वन में शामिल हैं। कहाँ कहाँ भारत में बाघों की आबादी का वितरण है, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, लंबी घास वाले मैदानों में पाए जाते हैं, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन के साथ साथ सदाबहार वन और 16 वन में भी पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण का महत्व क्यों है, ये देख लेते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है बाघों का, ये क्योंकि यह एक अम्ब्रेला और कीस्टोन प्रजाति, ये क्या है, एक अम्ब्रेला प्रजाति है और एक कीस्टोन स्पीसीज है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो कीस्टोन प्रजाति से मतलब क्या होता है कि कीस्टोन प्रजाति जो है अपने पर्यावास के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है। जो कीस्टोन स्पीसीज होती है वो क्या करती है, अपने पर्यावास के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है। साथ ही कीस्टोन प्रजाति की अनुपस्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर वह नष्ट हो जाता है। इनका इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति नहीं रहती, तो या तो पूरा तरह वो पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाएगा या पूरा पूरा वह नष्ट हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। इतना महत्व है कीस्टोन प्रजाति का, ठीक है। और अम्ब्रेला प्रजाति क्या मतलब है इसका, अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति को आमतौर पर एक ही माना जाता है, हालांकि दोनों के बीच कुछ अंतर है। अम्ब्रेला और कीस्टोन प्रजाति के बीच कौन सा अंतर है, देख लेते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति जो के प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अम्ब्रेला प्रजाति में मुख्यतः दूर दूर तक प्रवास करने वाले प्राणी शामिल है, जो अपने प्रवास के दौरान आसपास के लैंडस्केप को प्रभावित करते चलते हैं। इस प्रकार अम्ब्रेला प्रजाति का प्रभाव कई पर्यावासों पर पड़ता है। जहाँ कीस्टोन प्रजाति का जो प्रभाव है वो केवल एक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, वहीं जो अम्ब्रेला स्पीसीज है उसका प्रभाव जो है कई पर्यावासों पर पड़ जाता है अगर उसके ना होने से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाकी ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाघ संरक्षण के संबंध में चुनौतियाँ, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। बाकी मैंने अभी ऊपर जितना बता दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर एक दो बार लेक्चर को देख लेते हैं, आपको बाघ से रिलेटेड या NTCA से रिलेटेड या
संरक्षण से रिलेटेड इनके कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। भारत के राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में गज उत्सव में भाग लिया। वहाँ पे प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में गज उत्सव मनाया गया, उसमें भाग लिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर पर मनाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो गए, इस अवसर पर इसको मनाया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, इसको ध्यान में रखिएगा, 1992 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे अन्य संबंधित तथ्य। गज उत्सव का जो उद्देश्य है, ये किस लिए बनाया जाता है गज उत्सव, इसका उद्देश्य जो है मानव हाथी के संघर्ष को कम करना है। मानव हाथी संघर्ष या मानव पशु संघर्ष भी कह सकते हैं, इसके संघर्ष को कम करना है। देख लेते हैं कुछ हाथी परियोजना के बारे में। हाथी परियोजना के बारे में, इसे क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज के तहत 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरुआत की गई इसकी। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, मोएफसीसी के द्वारा, जो 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसका आरंभ किया गया। ठीक है, इसमें क्या देख लेते हैं, सहायता और कवरेज में क्या क्या आता है। देश में हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्यों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करना। इस परियोजना में क्या क्या किया जाता है, जो हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्य हैं उनको क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। वर्तमान में यह परियोजना जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वर्तमान में कितने राज्यों में है, 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। कितने राज्यों में, वर्तमान में 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। परियोजना के तहत मुख्य गतिविधियाँ क्या हुई उनके देख लेते हैं। इसके तहत क्या हुआ, वन्य हाथियों की सार्थक आबादी का उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षण करना और सुरक्षा देना, ये किया जाता है इसके तहत। साथ ही क्या, हाथी गलियारा जो है प्रवास मार्गों का संरक्षण, रक्षा और पुनर्बहाल करना, ये किया जाता है इसके साथ। साथ ही गश्ती दलों की तैनाती और खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे उपयुक्त उपायों द्वारा हाथियों का अवैध शिकार और अन्य खतरों से बचाने का प्रयास भी करना है। ठीक है, इसका लक्ष्य। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या क्या लक्ष्य है, उनका संरक्षण करना और सुरक्षा देना, साथ ही उनके जो पारंपरिक गलियारे हैं उन प्रवास मार्गों का संरक्षण, रक्षा और पुनर्बहाल करना। इसके साथ ही गश्ती दलों की तैनाती, साथ ही क्या, गश्ती दलों की तैनाती, खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे उपयुक्त उपायों के द्वारा हाथियों के अवैध शिकार और अन्य खतरे से उनको बचाना। तो ये चीज़ें इससे संबंधित हैं। साथ ही क्या है, और चीज़ें इसमें दी गई हैं, हाथी और उनके प्राकृतिक विचरण जो रेंज है, इसको हाथी रेंज कहते हैं, एलिफेंट रेंज, इसकी रक्षा और उनका संरक्षण करने के लिए अंतर्राज्यीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संचालन समिति क्या है इसके तहत, संचालन समिति संचालन कौन करता है, इसमें क्या है, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ साथ गैर सरकारी वन्यजीव विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इसकी संचालन समिति में कौन कौन आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, साथ ही गैर सरकारी वन्यजीव विशेषज्ञ भी आते हैं और सरकारी प्रतिनिधि भी आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, केंद्र सरकार को सलाह देते हैं इन संबंधित मुद्दों पर। ये जो संचालन समिति क्या करती है, केंद्र सरकार को इस परियोजना से संबंधित मुद्दों पर एक सलाह देती है। ठीक है, आगे देखते हैं हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व जो है, हाथियों और उनकी आवाजाही के लिए जरूरी बड़े भू परिदृश्य का सीमांकन करने के लिए सरकार ने हाथी रिजर्व को प्रशासनिक श्रेणी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के रूप में घोषित किया है। हाथियों और उनकी आवाजाही के लिए क्या किया है, बड़े भू परिदृश्य का सीमांकन करने के लिए सरकार ने क्या किया है, प्रशासनिक श्रेणी के रूप में घोषित किया। वो श्रेणी, वो क्या करेगा, प्रशासनिक कार्य उनका सीमांकन करेगा, बड़े जो भू परिदृश्य का है उनका सीमांकन करेगा। भारत में भी कितने हाथी हैं, रिजर्व हैं, भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जिनके कुल क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर का है। 33 अभी भारत में एलिफेंट रिजर्व है जिनका क्षेत्रफल 80,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। तमिलनाडु, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन सा, तमिलनाडु, असम सबसे अधिक हाथी रिजर्व है। कहाँ पे सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में सबसे अधिक हाथी रिजर्व कहाँ पे है, तो कहाँ पे, तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है। उसके बाद कहाँ, केरल आता है और फिर उड़ीसा आता है। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व आपसे पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कहाँ पे है, मैसूर हाथी रिजर्व को सबसे बड़ा हाथी रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भारतीय हाथी के बारे में। भारतीय हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है क्या कहते हैं, एलिफस मैक्सिमम इंडिकस। क्या नाम है भारतीय हाथी का, वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। और इसकी विशेषता क्या है भारतीय हाथी की, तो देख लेते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी है, मजबूत पारिवारिक बंधन और बेहतर संचार कौशल भी देखा गया है। दुख करुणा महसूस करते हैं ये लोग, जो हाथी हैं वो दुख और करुणा भी महसूस करते हैं। साथ ही जो इनका नेतृत्व है, इनके झुंड का नेतृत्व कौन करता है, उम्र में सबसे बड़ी हथनी करती है, जिसे कुल माता कहा जाता है। जो कुल माता है जिसको कहा जाता है, इनका नेतृत्व करती है इनके समूह का, वो सबसे बड़ी हाथनी होती है ग्रुप की। ठीक है, और जो इनका गर्भकाल है, गर्भकाल से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में, तो देख लीजिएगा इसको। वैसे दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा, तब भी इसको पढ़ लेते हैं। सभी स्तनधारी में हाथी का गर्भकाल सबसे लंबा है। जितने भी स्तनधारी हैं उसमें हाथी का गर्भकाल है वो सबसे लंबा है। कितना है, 18 से 22 महीने के आसपास हाथी का गर्भकाल है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वयस्क नर एशियाई हाथी जो है मादाओं की तुलना में कम सामाजिक होते हैं। जो नर है वो मादाओं की तुलना में कम सामाजिक होते हैं। इंसानों में भी यह प्रवृत्ति देखी गई, आप देख लीजिएगा। साथ ही क्या है, हाथी प्रतिवर्ष क्या करते हैं, मस्त अवस्था से गुजरते हैं। इस दौरान नर हाथी 30 वर्ष से अधिक आयु और मादाओं की तलाश करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान इसमें क्या क्या रखना है, देखिए हाथी की संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इंडेंजर्ड स्थिति, इंडेंजर्ड है कैटेगरी में IUCN की, और साइट्स की अनुसूची 1 में है, और वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। यहाँ पे देखिएगा जितनी भी इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN ने, वो ज़्यादातर साइट्स की अपेंडिक्स 1 या परिशिष्ट 1 में मिलेंगे, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और 4 में मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
इनका जो पर्यावरण है ये मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। खतरा क्या क्या है भारतीय हाथी को, तो खतरे के बारे में देख लेते हैं। मानव हाथी संघर्ष, पर्यावरण की क्षति, उसका कई हिस्सों में बढ़ जाना, अवैध शिकार, ये सब चीज़ें आप कोई भी अगर वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड खतरे के बारे में अगर कभी भी कोई पूछे तो आप ये सब पॉइंट उसमें पिन कर सकते हैं। कौन कौन से मानव वन्यजीव संघर्ष हो गया, पर्यावरण की उनकी क्षति हो गई, कई हिस्सों में बढ़ जाना उनका, साथ ही अवैध शिकार, ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कंपेयर देखते हैं एशियाई हाथी और हाथी जो अफ्रीकी हाथी है उसके बीच अंतर क्या क्या है। जो एशियाई हाथी है और भारतीय हाथी है उसके बीच अंतर क्या क्या है देखते हैं। जो अपना एशियाई हाथी है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है IUCN की। और जो अफ्रीकी हाथी है वो किसमें, अफ्रीकी हाथी में भी दो है, एक सवाना हाथी और एक फॉरेस्ट एलिफेंट है। सवाना हाथी जो है वो क्या है, एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो किसमें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अफ्रीकी हाथी में भी दो श्रेणी है, सवाना हाथी और फॉरेस्ट हाथी। सवाना हाथी जो किसमें, इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, और जो फॉरेस्ट हाथी है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। और एशियाई हाथी किसमें आता है, इंडेंजर्ड श्रेणी में। एशियाई हाथी क्या होता है, आकार में छोटा होता है, जबकि जो अफ्रीकी हाथी वो बड़ा होता है। कान एशियाई हाथी के छोटे गोल होते हैं, और जो अफ्रीकी हाथी उसके बड़े और पंख के आकार के बड़े बड़े कान होते हैं। त्वचा अफ्रीकी हाथी की तुलना में इनकी त्वचा चिकनी होती है। जो एशियन एलिफेंट है उनकी जो त्वचा है वो अफ्रीकी हाथों की तुलना में अत्यधिक चिकनी होती है। और साथ ही जो अफ्रीकी हाथी है उनकी त्वचा खुरदरी होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें जो माथा है हल्का सा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। जो हाथियों का माथा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, अर्धगोलाकार रूप में उभरा होता है। और जो अफ्रीकी हाथी है उनका क्या, एकल अर्धगोलाकार के रूप में उभरा होता है माथा। और जो बाहरी दांत हैं एशियाई हाथी के जो बाहरी दांत हैं वो क्या है, एशियाई हाथियों में केवल कुछ नर हाथियों के बाहरी दांत होते हैं। जो एशियन एलिफेंट है उनमें जो कुछ ही नर हाथी हैं जिनके बाहरी दांत होते हैं, और मादा हाथियों के बाहरी दांत या तो होते हैं नहीं होते हैं, अब या बहुत छोटे होते हैं। जो मादा हाथी हैं उनके क्या होते हैं, एशिया में या तो हाथ दांत होते हैं बाहरी, या तो बहुत छोटे होते हैं। और जो अफ्रीकी हाथी हैं उनमें नर और मादा दोनों के बाहरी दांत होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कुछ और चीज़ देख लेते हैं। की स्टोन प्रजाति है, एलिफेंट भी एक हमारा की स्टोन प्रजाति है। ठीक है, तो की स्टोन प्रजाति से संबंधित कुछ देख लेते हैं। भू परिदृश्य के निर्धारक, ये कुछ निश्चित पादपों की प्रजातियों की अत्यधिक बढ़ोतरी को रोकते हैं। ठीक है, साथ ही हाथी पादपों, फलों और बीजों को खाने के बाद मल त्यागते हुए बीजों को बिखेरते चलते हैं। पोषण, हाथी का गोबर पादपों और प्राणियों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य भी है हाथी का। पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों आदि के लिए हाथी महत्वपूर्ण है। ये सब कीस्टोन प्रजाति के तहत हाथी की भूमिका है। क्या क्या, भू प्रदेश के निर्धारक होते हैं, ये बीज का प्रसार कर देते हैं, पोषण भी प्राप्त करते हैं कुछ प्राणियों को, साथ ही आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य है इनका। तो ये ध्यान में रखिएगा। संरक्षण संबंधी उपाय, हाथियों के संरक्षण संबंधी उपाय देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं क्या उपाय किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर क्या, हाथी गलियारा, एलिफेंट कॉरिडोर जो है, जिसको वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, चालू किया था। इसके तहत क्या होता है, हाथी के प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र वाले राज्यों के वन विभागों की सहायता से हाथी गलियारा तैयार किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, हाथी गलियारा तैयार करता है, किसके सहयोग से, जो राज्य जो हाथी पर्यावरण वाले क्षेत्र हैं उनके राज्यों के वन विभागों के सहयोग से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया है, जैसे गज यात्रा अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, गज यात्रा और हाथी मेरे साथी कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, इनका उद्देश्य क्या है, जंगली हाथियों के सिकुड़ते पर्यावरण और हाथी गलियारों की सुरक्षा के महत्व में जागरूकता बढ़ाना। ये जो कार्यक्रम चलाए गए जागरूकता अभियान कौन कौन से, गज यात्रा और हाथी मेरे साथी, इनका उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना है लोगों के बीच। ठीक है, और साथ ही एलिफेंट टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था 2010 में। इसका गठन किस लिए किया गया था, भारत में जो हाथी की संरक्षण की मौजूदा नीति है उसकी समीक्षा करने और भविष्य में किए जाने वाले उपायों से संबंधित कार्यक्रम के लिए एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जो भारतीय हाथी, जो हमारा हाथी है उसको राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भी घोषित किया जा चुका है 2010 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और रिहैब एक पहल चालू की गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो मानव पशु संघर्ष है उसको कम करने के लिए मधुमक्खियों की जो आवाज़ है या मधुमक्खियों का पालन करते हैं, जिसके तहत हाथी जो है उन क्षेत्रों में जाते नहीं हैं। ठीक है, और मानव से दूर रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो रिहैब जो है स्कीम है, ये किसके तहत लाई गई थी, कौन लेके आया था ये पहल को, तो ये खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा लाया गया था। रिहैब पहल जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग के तहत रिहैब स्कीम लाई गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अन्य पहले कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हाथी संघर्ष को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए, कौन कौन से, सख्त और लचीले अवरोधकों का निर्माण करना, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड का गठन किया गया है। ठीक है, साथ ही क्या, हाथी पर्यावरण के आसपास लोगों के वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। हाथियों के कारण मानव और आजीविका को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी की जा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो गया, रिहैब हो गया, साथ ही क्या हो गया, गज उत्सव हो गया, हाथी मेरा साथी हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो गए। वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर क्या है कि हाथियों की अवैध हत्या को रोकने के लिए एक माइक कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, माइक कार्यक्रम क्या है, इसे 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू किया गया। माइक कार्यक्रम को कब शुरू किया गया, ये आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 2023 में दक्षिण एशिया में शुरू किया गया माइक कार्यक्रम को। इसे साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन कॉप के दौरान पेश किए गए संकल्प द्वारा शुरू किया गया। इसमें जो साइट्स का एक सम्मेलन हो रहा था कॉप, उसके दौरान एक संकल्प द्वारा इसको शुरू किया गया माइक कार्यक्रम को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। माइक कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया, साइट्स की एक कॉप हुई थी, उसके तहत एक संकल्प द्वारा इसको शुरू किया गया। ये किस लिए है, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
इस कार्यक्रम के तहत हाथी के प्राकृतिक पर्यावास वाले देशों में उचित प्रबंधन और क्रियान्वयन संबंधी निर्णय और संस्था की क्षमता का निर्माण करना और आवश्यक जानकारी प्रदान करना, यही उद्देश्य है माई कार्यक्रम का। वर्तमान में जो एशिया में माई कार्यक्रम के तहत 13 देश और 28 साइट शामिल हैं। वर्तमान में जो माई के अंतर्गत कितने एशिया में देश शामिल है? 13 देश शामिल है। और कितनी साइटें शामिल है एशिया में? 28 साइटें शामिल हैं। इसमें जो 13 साइट्स हैं वो इसमें जो माई कार्यक्रम के तहत भारत में कितनी साइटें हैं? 10 साइट शामिल हैं। भारत में कितनी साइटों को शामिल किया गया? 10 साइटों को शामिल किया गया इस कार्यक्रम के तहत, माई कार्यक्रम के तहत। इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2017 में आईयूसीएन को निम्नलिखित 2 क्षेत्रों में माइक एशिया कार्यक्रम लागू करने के लिए साइट्स ने आमंत्रित किया। आईयूसीएन को जो है साइट्स ने आमंत्रित किया किस लिए? जो एशिया में माइक कार्यक्रम को लागू करने के लिए। ये क्या कहना जा रही लाइन समझिएगा इसको। जो साइट्स है उसने आमंत्रित किया किसको? आईयूसीएन को, माइक कार्यक्रम को, माइक को एशिया कार्यक्रम लागू करने के लिए 2 क्षेत्रों में। ठीक है, कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? एक दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया है। दक्षिण एशिया में नई दिल्ली में आईयूसीएन इंडिया कंट्री ऑफिस के माध्यम से इसको शुरू किया गया और दक्षिण पूर्व एशिया में बैंकॉक में आईयूसीएन एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से शुरू किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में। ठीक है, और दक्षिण एशिया में नई दिल्ली में आईयूसीएन कंट्री ऑफिस के माध्यम से इसको चालू किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एलिफेंट, इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन, देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यह दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित व्यक्तियों संस्थानों का गैर लाभकारी निगम है। ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन। तो क्या करता है? दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित जो व्यक्ति हैं और संस्थानों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। हाथी 8 मंत्री स्तरीय बैठक एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2011 में जो हुई थी, इसमें क्या था कि इसे भारत द्वारा आयोजित किया गया था। ये मीटिंग किसने आयोजित की थी? भारत ने आयोजित की थी। कौन सी मीटिंग? एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2011 में। इसमें क्या हुआ था? बोत्सवाना, कांगो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड ने भी भाग लिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इतना ही था। ये जो निष्कर्ष दिया हुआ है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जब अपलोड होगी। तो साथ ही इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो, ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कुछ कमी रह जाती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।